हेलो बच्चों। तो आज मैं साइंस का दूसरा चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है भोजन में क्या क्या आता है। भोजन में आखिर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम भोजन में गिन सकते हैं। तो बच्चों, ये क्लास 6 के जो स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं या वो सीबीएसई से भी पढ़ रहे हों तो भी अगर उन्हें हिंदी में समझने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ये साइंस की किताब का चैप्टर नंबर 2 है, भोजन में क्या क्या आता है। अच्छा, अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में उन खाने वाली चीज़ों की सूची बनाई थी जिसे हम खाते हैं। आपको एक ये भी असाइनमेंट करना था कि आपके राज्य में विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न जो अलग अलग तरह की रेसिपीज हैं, व्यंजन हैं, उसके बारे में भी कुछ चीज़ें नोट करनी थी। तो अब हम आगे की बात करते हैं। जैसे हम सभी रोज़ भोजन में अलग अलग पके हुए पदार्थ लेते हैं ना। जैसे हम लोग कभी रोटी खाते हैं, कभी भात खाते हैं, कभी दाल खाते हैं, कभी सब्जी खाते हैं, कभी सत्तू, अचार, ये सब चीज़ें खाते हैं। कुछ लोग खिचड़ी भी खाते हैं, बैगन का भरता भी खाते हैं, है ना। भोजन में अनेक प्रकार के पके हुए खाद्य पदार्थ के साथ में कच्चे खाद्य पदार्थ के रूप में मूली, गाजर, टमाटर तथा हरी सब्जियों को सलाद के रूप में लेते हैं। और सलाद को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे रफेज भी कहते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट भोजन या व्यंजन को तैयार करते हैं और खाने से हमारी भूख मिटती है। और अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी भूख नहीं मिटेगी और हमें काम करने के लिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, इधर उधर मूवमेंट करने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी। तो खाने में अगर एक ही खाद्य पदार्थ से पके भोजन या बहुत कम भोजन को करें तो क्या हमें ताकत या स्फूर्ति मिल सकेगी? नहीं मिल सकेगी। अगर खाने में हम एक ही प्रकार का खाना, जैसे सपोज करो कि हम लोग सिर्फ चावल ही खा लेते हैं या सिर्फ रोटी ही खा लेते हैं या सिर्फ दाल ही खा लेते हैं, तो इससे ये होगा कि हमें पर्टिकुलर किसी एक न्यूट्रिएंट की ज़्यादा मात्रा मिल जाएगी, लेकिन हमारे शरीर को तो और भी चीज़ें चाहिए। एक्चुअली में हमारे शरीर को बैलेंस डाइट चाहिए, और बैलेंस डाइट में हमारे शरीर के स्ट्रक्चर के हिसाब से, हमारे शरीर की हाइट और वेट के हिसाब से जो एक कैलोरी की कैलकुलेशन होता है कि हमें कुल मिलाकर के 1600 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। तो उसमें हमें ऊर्जा तो चाहिए, लेकिन हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? हमें थोड़ा सा रोटी भी खाना चाहिए, थोड़ा सा चावल भी खाना चाहिए, थोड़ा सा दूध भी पीना चाहिए, थोड़ा सा हरी सब्जी भी खानी चाहिए, है ना। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट भोजन में शामिल करने चाहिए। अगर हम सिर्फ एक ही चीज़, सिर्फ रोटी ही खा लेंगे, तो सिर्फ चावल ही खा लेंगे तो थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी, थोड़ा सा पेट तो भर जाएगा, लेकिन हमें स्वाद नहीं मिलेगा और हमारे शरीर को सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे के सारे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। तो अगर अब हम ये बात करते हैं कि आखिर अलग अलग खाने की चीज़ों में क्या क्या होता है, जो भी अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं उसमें होता क्या क्या है। तो एक एक्टिविटी करके देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक रेसिपी में एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री इस्तेमाल की जाती है जो हमें पौधे या जंतुओं से मिलते हैं। जैसे हम लोगों ने राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से खाने की चीज़ें वे लोग खाते हैं उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपनी कॉपी में 5 कॉलम बना लो। पहले में लिखना है राज्य के क्षेत्र का नाम, दूसरा लिखना है अन्न का व्यंजन, तीसरे में दाल का नाम, चौथे में सब्जियां और पांचवें में अन्य व्यंजन। अब जैसे अगर बिहार की बात करो तो आप यहाँ राज्य के क्षेत्रों के नाम लिख सकते हो: मगध क्षेत्र, भोजपुरी क्षेत्र, वज्जिका क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र, अंग क्षेत्र। ठीक है। और अब इसी के सामने में आपको ये सारे कॉलम जानकारी इकट्ठा करके फिलअप करने हैं। अन्न का व्यंजन, दाल, सब्जियां, अन्य व्यंजन। अन्य व्यंजन का मतलब है अदर रेसिपीज, एज लाइक सॉसेज, पिकल्स, पापड़। ठीक है। तो क्या आप अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों के सामान्य भोजन के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं क्या? अगर नहीं रखते हैं तो एक और कॉलम, एक और टेबल बनाइए। इसमें क्या करना है?
इसमें आपको अपनी कॉपी में 2 कॉलम बनाने हैं एक टेबल के लिए। बाईं तरफ में आप राज्य का नाम लिखोगे और दाईं तरफ में आप वहाँ पर खाने वाली चीज़ों के नाम, वहाँ के जो भोज्य पदार्थ हैं उसे लिखेंगे। तो इन चीज़ों से भी आपको क्या पता चलेगा, इन चीज़ों से आपको 2 तरह के इन्फॉर्मेशन का पता चलेगा कि एक तो ये कि उस पर्टिकुलर राज्य में आखिर किस किस अनाज की खेती ज़्यादा होती है और वहाँ के लोग कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। और इसी की वजह से आपको वहाँ की मिट्टी के बारे में भी थोड़ा अंदाज़ा हो सकता है, मौसम के बारे में भी अंदाज़ा हो सकता है। तो इन खाद्य सामग्रियों से हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और स्वस्थ रहने के लिए जो कुछ आवश्यक अवयव होते हैं, आवश्यक एलिमेंट होते हैं, उसकी भरपाई होती है, उसकी ज़रूरत पूरी होती है। और इस एलिमेंट्स को, इन अवयवों को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। खनिज लवण का मतलब क्या है, मिनरल्स। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रेशा जैसे कि फाइबर भी शामिल होता है और पानी की भी मात्रा शामिल होती है, और इन दोनों की भी हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता है। अच्छा, तो क्या सारे खाने की चीज़ों में ये सभी के सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं? कुछ साधारण तरीके अपना करके हम जान सकते हैं कि किसी खाद्य सामग्री में या किसी पके हुए भोजन में आखिर कौन कौन सा पोषक तत्व, कौन कौन सा न्यूट्रिएंट मौजूद है या नहीं है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की जांच हम अन्य पोषक तत्वों की जांच की अपेक्षा काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का हमारे भोजन में एक रूप है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्टार्च। तो स्टार्च की उपस्थिति की जांच हम अगर हमारे खाने में स्टार्च अवेलेबल है तो इसका मतलब है हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसकी जांच कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी एग्जामिन इट वेदर स्टार्च इज अवेलेबल इन आवर फूड और नॉट। तो इन जांचों को करने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे यू विल नीड, आपको टिंचर आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, कास्टिक सोडा चाहिए, 1-2 परखनलियाँ भी चाहिए होंगी और ड्रॉपर भी चाहिए होंगी। आप इसे ऐसे कर सकते हो कि इन जांचों को पके हुए भोजन और कच्ची सामग्री पर अलग अलग करके देख सकते हो। जांच से जो भी ऑब्जर्वेशन मिलेगा, जो भी बातों का पता चलेगा, उसे हम अपने टेबल में नोट कर सकते हैं। और ये इस टेबल में हमें क्या क्या चीज़ें रखनी होगी, जैसे कि आपको एक टेबल बनाना होगा जिसमें कि 4 कॉलम बनाने होंगे। पहला हो गया खाद्य पदार्थ, खाने की चीज़ों के नाम। दूसरा, उसमें स्टार्च है या नहीं है। तीसरा कॉलम, उसमें प्रोटीन है या नहीं है। और चौथा कॉलम कि उसमें वसा है या नहीं है, फैट। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं, अब हम लोग अपना जांच करने के लिए एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में थोड़ी मात्रा में 8 से 10 बूंद टिंचर आयोडीन मिला दीजिए। अच्छा, अब एक यहाँ पर फैक्ट बताया गया है कि कॉपर सल्फेट विलयन, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो 100 मिलीमीटर पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। तो अगर आपको कभी भी कॉपर सल्फेट के कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन केमिकल की ज़रूरत हो तो आप 100 मिलीलीटर पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल दो तो बन जाएगा ये। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा बनाने से हमें जो रिक्वायर्ड कास्टिक सोडा सॉल्यूशन चाहिए वो बन जाएगा। अच्छा, अब बात ये करनी है कि जिस दिन भी हमें अपने भोजन की जांच करनी हो उस दिन हमें अपने घर से जो भी हम लोगों ने टेबल में अलग अलग सामानों की सूची बनाई है तो उतने अलग अलग खाने की चीज़ों की पुड़िया बना करके लानी होगी। मतलब हम लोगों को घर से वो खाने की चीज़ अलग अलग पुड़िया में रख करके अपने स्कूल ले जाना होगा, क्योंकि लेबोरेटरी कहाँ है, लेबोरेटरी तो स्कूल में है ना। दूध, तेल, घी जैसी छोटी चीज़ों को, इन चीज़ों को छोटी छोटी शीशियों में लेकर के हम जा सकते हैं। यदि किसी के खाने में माड़ है, स्टार्च है, तो अब हम इसका आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे टेस्ट, तो हमें जांचना है कि खाने में स्टार्च है या नहीं, खाने में माड़ की मात्रा है या नहीं। तो भोजन में स्टार्च का टेस्ट करने के लिए हमें खाने की जो चीज़ है या उसका जो रॉ मटेरियल है उसकी एक छोटी सी क्वांटिटी लेनी है।
उसमें आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डाल देनी है। अगर खाने के रंग में होने वाला परिवर्तन, रंग का ही परिवर्तन होगा यहाँ पर, अगर वो खाने की जो चीज़ है वो ब्लू हो गई या ब्लैक हो गई, नीला या काला हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे खाने की चीज़ में, उस खाने के पदार्थ में स्टार्च है, माड़ है। अच्छा, अब हम यही टेस्ट खाने की अन्य चीज़ों के साथ में भी दोहरा सकते हैं और जांच करके लिख सकते हैं कि उन सारी चीज़ों में स्टार्च अवेलेबल है या नहीं। तो अब हम लोगों ने ये चीज़ तो सीख लिया कि हाउ वी विल एग्जामिन दैट द फूड हैव स्टार्च और नॉट, खाने में स्टार्च की मात्रा है या नहीं। नाउ वी विल लर्न, अब हम ये सीखेंगे कि खाने में प्रोटीन की मात्रा है या नहीं। प्रोटीन कहाँ होते हैं बच्चों? प्रोटीन दाल में होता है, अंडे में होता है, दूध में होता है, मछलियों में होता है ना। तो बहुत ही कॉमनली अवेलेबल खाने की चीज़ है दाल, दाल में होगा। अच्छा, तो प्रोटीन की जांच के लिए किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा, छोटी सी क्वांटिटी लेनी है। आप सपोज करो कि घर में जो दाल बना है ना, उसे ही ले लेते हैं। अच्छा, जिस खाने की चीज़ का टेस्ट करना है, यदि वह सॉलिड है तो पहले हमें उसका पेस्ट या चूर्ण बनाने की ज़रूरत होगी, उसे पाउडर बनाना पड़ेगा। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि उसकी छोटी सी क्वांटिटी को पीस कर या मसल करके उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में पानी में डाल देना है, और इसमें एक साफ परख नली में डाल देना है और उसमें 10-15 बूंद पानी डाल देना है और अच्छी तरीके से हिला लेना है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हमें करना क्या है? आखिर हमें तो प्रोटीन की जांच करनी है कि इस चीज़ में प्रोटीन है या नहीं। तो अब हम ड्रॉपर की मदद से उस परख नली में हम 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल डालेंगे और इसके साथ साथ में 10 बूंद कास्टिक सोडा का भी घोल डालेंगे और उसे अच्छी तरीके से स्टीयर करेंगे, हिलाएंगे। और हिलाने के 4-5 मिनट के बाद में हम परख नली को छोड़ देंगे स्टील होने के लिए, रुक जाने के लिए। अब हम क्या देखते हैं कि क्या परख नली का पदार्थ, उसमें जो खाने वाली चीज़ का हम लोगों ने पाउडर मिला करके पानी में घोला था, क्या उसका रंग बैंगनी हो गया है क्या? अगर बैंगनी रंग हो गया है तो इसका मतलब उस खाने की चीज़ में प्रोटीन अवेलेबल है। और अगर उसका रंग बैंगनी नहीं होता बैंगन के जैसा, तो इसका मतलब उस खाने की चीज़ में प्रोटीन नहीं है। अब यही जांच हम लोग खाने की बाकी सारी चीज़ों के साथ में भी दोहरा सकते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि क्या खाने में वसा है क्या? जो भी हम खाने की चीज़ खा रहे हैं, क्या उसमें वसा अवेलेबल है क्या, फैट है क्या? अच्छा, तो उस खाने की चीज़ को छोटी सी क्वांटिटी में लेना है, इसे कागज़ के टुकड़े में रख करके इसे कूटना है, बारीक कर देना है। ये ध्यान में रखना है कि कागज़ फट न जाए। अब उस कागज़ को सीधा सीधा रखना है और ध्यान से देखना है कि क्या इस पर हमें तेल के धब्बे दिखाई देते हैं। मैं तेल के धब्बे की ही बात कर रहा हूँ। जहाँ भी अगर इसमें तेल का धब्बा होगा तो क्या होगा, वहाँ पर कागज़ थोड़ा सा गीला सा नज़र आएगा, भीगा हुआ सा नज़र आएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस कागज़ को किसी लाइट सोर्स के सामने में ला करके देखें और आप इसको ऐसे देखें जैसे कि ये ट्रांसपेरेंट है क्या नहीं। तो जहाँ जहाँ पर भी हल्की सी ट्रांसपेरेंसी नज़र आएगी या वहाँ पर वो कागज़ का टुकड़ा थोड़ा सा गीला नज़र आएगा, तो आपको दूसरी तरफ से आने वाला प्रकाश थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा। तो कागज़ पर अगर तेल का धब्बा या खाने की चीज़ में वसा मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि उस पर तेल के धब्बे हैं। तो कागज़ पर तेल के धब्बे होने की मौजूदगी का मतलब है कि खाने की उस चीज़ में वसा मौजूद है। तो खाने की चीज़ में कभी कभी थोड़ी सी पानी की भी मात्रा हो सकती है। ऐसे में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, और इसके बाद भी अगर खाने की चीज़ में अगर वसा मौजूद है तो वो जो चीज़ होगी वो कागज़ को सूखने नहीं देगी। अगर पानी है तब तो वो सूख जाएगा, लेकिन अगर खाने की चीज़ में तेल वसा की मात्रा जरा सा भी है तो वो कागज़ के उस हिस्से पर एक स्पॉट बनाएगी, उसे सूखने नहीं देगी।
और अगर इसमें कोई भी धब्बा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि खाने की उस चीज़ में वसा की मौजूदगी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो बच्चों आप लोग ये जो टेस्ट करोगे इतनी सारी चीज़ों में, हम लोगों ने क्या क्या टेस्ट करना सीखा? हम लोगों ने ये टेस्ट करना सीखा कि खाने की चीज़ में स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, प्रोटीन है कि नहीं, वसा है कि नहीं। तो ये सारे टेस्टिंग आपको किन चीज़ों के साथ में करना है? आपको करना है कच्चे आलू के साथ में दूध, मूंगफली, बिना पका हुआ चावल, पका हुआ चावल, सूखा नारियल, बिना पकी अरहर की दाल, पकी हुई दाल, किसी सब्जी का एक छोटा सा टुकड़ा, किसी फल का एक छोटा सा टुकड़ा और उबले हुए अंडे के सफ़ेद भाग के साथ में ये सारी टेस्टिंग आपको करनी है। अच्छा, एक बात और भी सोचनी है कि क्या खाने की किसी एक चीज़ में, खाने के किसी पदार्थ में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मुझे तो लगता है बिल्कुल हो सकता है। और इसके लिए आपको टेस्ट करना होगा कि क्या किसी खाने के एक चीज़ में माड़ भी है, स्टार्च भी है, प्रोटीन भी है और वसा भी है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको 3 अलग-अलग टेस्ट करने होंगे सेम मटेरियल के साथ में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अलावा विटामिन और खनिज लवण, विटामिन और मिनरल्स भी हमें चाहिए होते हैं और ये भी हमारे खाने की बहुत सारी चीज़ों में अवेलेबल होते हैं। तो एक बार हम लोग ये देखते हैं कि आखिरकार हमें खाने की चीज़ों में अलग-अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती क्यों है? मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत क्यों है, प्रोटीन की ज़रूरत क्यों है, विटामिन की ज़रूरत क्यों है? तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम है। कार्बोहाइड्रेट इज द बेसिक सोर्स टू गेट एनर्जी। वसा से भी ये ऊर्जा मिलती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, अधिक एनर्जी मिलती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को हम लोग ऊर्जा देने वाला भोजन, एनर्जी गिविंग फूड कह सकते हैं। और हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता किन किन चीज़ों से है? तो ये मिलता है गन्ना से, शकरकंद से, आलू से, मकई से, गेहूँ, बाजरा, चावल, पपीता और आम से मिलता है ये। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। अच्छा, अब प्रोटीन की आवश्यकता हमें क्यों होती है? प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होती है। तो उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों का शरीर विकास कर रहा होता है, खास तौर पर टीनेज के बच्चे, खास तौर पर छोटे बच्चे जिनके शरीर में ग्रोथ हो रहा होता है, उनके हाथ पैर बड़े हो रहे होते हैं, लंबे हो रहे होते हैं, वजन बढ़ रहा होता है, या अगर हम अपने शरीर का वजन बढ़ाना चाहते हैं तो, अगर हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो, अगर हम रोज़ जिम में आधे 1 घंटे का समय बिताते हैं तो, है ना, अगर हम रोज़ साइकिलिंग, स्विमिंग या वॉकिंग का काम, रनिंग का काम करते हैं तो ऐसे में हमें प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। और प्रोटीन हमें किन चीज़ों से मिलता है? प्रोटीन मिलता है दूध से, मांस, पनीर, अंडा, मछलियों से। प्रोटीन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। नहीं, एक्चुअली में विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। प्रोटीन का काम तो शरीर की वृद्धि, शरीर को मजबूत बनाने में है, शरीर के मसल्स को मजबूत बनाने में है, शरीर के ग्रोथ के लिए है। और विटामिन का काम क्या है? विटामिन हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखते हैं, हमें अलग अलग तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, वो हमारे शरीर के रक्षा करती हैं। दे आर बॉडी गार्ड्स ऑफ आवर बॉडी। विटामिन क्या है? वो बॉडी गार्ड है बीमारियों से लड़ने के लिए। हमारी आँखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी विटामिन सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। विटामिनों के एक खास ग्रुप को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करता है, जैसे कि सर्दी जुकाम से भी लड़ने में मदद करता है ना। और विटामिन डी हमारी अस्थियों, हमारी हड्डियों और दांतों के लिए
कैल्शियम का उपयोग करने के लिए हमारे शरीर की सहायता करता है। अगर हम विटामिन डी नहीं लेंगे और सिर्फ दूध पिएंगे तो फिर हमारा शरीर मजबूत नहीं होगा। अलग अलग विटामिनों से अलग अलग विटामिन हमें किन किन खाने की चीज़ों में मिलते हैं, ये मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो हम लोगों ने देख लिया है कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या क्या हैं, प्रोटीन के सोर्स क्या क्या हैं। अब बात आती है वसा, फैट्स। ये हमें किससे मिलता है? तो ये हमें तिलहन से मिलता है, सूरजमुखी की तेल से, नारियल तेल, सरसों तेल, सोयाबीन तेल, ये जो बादाम वगैरह होते हैं, तिल होता है, मूंगफली होता है, ठीक है, इन सब से हमें वसा मिलता है। अब हमें बात है कि प्रोटीन, अगर हमें पौधों से प्रोटीन प्राप्त करना हो, पौधों के सोर्सेस से, तो हमें कहाँ मिलेगा? तो जितने भी दाल हैं, चना की दाल, मूंग, तुअर, राजमा, सोयाबीन, मटर, इन जिन जिन दालों में फलियां होती हैं, बीज होते हैं, तो बस हमें उनसे प्रोटीन मिलता है। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि विटामिन के हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ा, और ये भी पढ़ा कि विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, दे आर बॉडी गार्ड्स, है ना। तो आप देखते हैं कि विटामिन ए हमें किन किन चीज़ों से मिलता है। विटामिन ए मिलता है हमें पपीता से, गाजर से, आम, मछली के तेल से और दूध से। विटामिन डी हमें मिलता है गेहूँ, चावल और जैसे मीट प्रोडक्ट अगर हम खाते हैं तो उसके लीवर से। अब बात आती है विटामिन सी, जिसके बारे में हम लोगों ने कहा कि विटामिन सी बहुत सारे रोगों से लड़ने में मदद करता है, सर्दी, जुकाम, इन सब चीज़ों से। तो ये हमें साइट्रस फूड्स में मिलते हैं, ऐसे फल जिसमें रस ज़्यादा होता है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे कि संतरा, टमाटर, आंवला, मिर्ची, नींबू, अमरूद, इन चीज़ों में हमें मिलता है विटामिन सी। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है हमें? तो विटामिन डी हमें दूध, मक्खन, अंडा और जैसे मीट अगर खाते हैं लोग तो उसकी कलेजी में मिलता है, मछलियों में मिलता है ना। हमारे शरीर को मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम खनिज लवण कहते हैं। हालांकि इसकी बहुत छोटी क्वांटिटी चाहिए होती है। ये खनिज लवण कौन कौन से हैं? शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। जैसे अगर हमें आयरन चाहिए तो हरी सब्जियां, खासतौर पर पालक, मेथी और केला में मिलता है। कैल्शियम भी एक मिनरल है, वो हमें दूध से मिलता है। फास्फोरस और कैल्शियम हमें मछली, अंडा, इन चीज़ों में भी मिलता है। नमक से भी हमें सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों मिनरल मिलते हैं। तो अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, एक से अधिक पोषक तत्व मिलते हैं। जैसे अगर हम इन चीज़ों का टेबल बना करके देखेंगे, या मैंने जो जो चीज़ें कही हैं कि ये चीज़ें हमें विटामिन किन किन चीज़ों से मिलता है, प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलता है, और आप सारे नामों की लिस्ट बनाओगे, तब भी आप देखोगे कि हाँ, कई चीज़ें हैं जिसमें हमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलता है। जैसे थोड़ी देर को मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, दूध। तो दूध में हमें प्रोटीन भी मिलता है, दूध से हमें विटामिन डी भी मिलता है। हो गया ना, दूध में हमें दो दो चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, अब जैसे बात करें हम लोग मांस की बात करते हैं, तो उससे हमें प्रोटीन भी मिलता है, उसमें हमें विटामिन बी भी मिलता है, विटामिन डी भी मिलता है। तो इसी तरह की चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर रॉ मटेरियल में, हर खाने की चीज़ में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा से अधिक होती है। जैसे, और इसी वजह से हम लोग उसको एक अलग कैटेगरी में रखेंगे। जैसे चावल में है, तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बाकी दूसरे न्यूट्रिएंट से अधिक होती है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि चावल जो है, भात जो है, वो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। इसी तरीके से इन पोषक तत्वों के अलावा, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे शरीर को फाइबर और पानी की भी ज़रूरत होती है। फाइबर को हम लोग रेशेदार सब्जियों से खा सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। हमारे खाने में रेशे की पूर्ति मुख्यतः प्लांट से होती है। जैसे कि अगर हम अनाज का चोकर खाते हैं, सब्जियों का रेशा खाते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसे हम साबुत खा जाते हैं, जैसे कि अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं,
इसमें फाइबर पाया जाता है। इन फाइबर्स को हिंदी में रुक्षांश भी कहते हैं और ये हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान तो नहीं करते, लेकिन ये हमारे भोजन के बहुत ही जरूरी एलिमेंट हैं। ये जो फाइबर होते हैं ये हमारे शरीर से बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। अब पानी के बारे में बात करें तो पानी में कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। अगर हम बहुत बढ़िया खाना खाएं लेकिन पानी ना पिएं तो हमारा शरीर इन खाने की चीज़ों से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र तथा पसीने के साथ शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की जरूरत होती है अधिकांशतः हमें उन पदार्थों से प्राप्त हो जाता है जिसे हम द्रव के रूप में लेते हैं, लिक्विड के रूप में लेते हैं, जैसे कि पानी, दूध और चाय, है ना। अच्छा, अब आगे हम लोग देखेंगे कि क्या कोई और भी सोर्स है जो हमारे शरीर को जल देता है या नहीं। अभी हम लोगों ने शरीर को जल देने वाले सोर्स की बात की तो क्या बात किया कि हम ग्लास से पानी पिएंगे, दूध पिएंगे, चाय पिएंगे, शरबत पिएंगे। इन दैट केस वी विल बी गेटिंग वाटर। क्या इसके अलावा भी और चीज़ें हैं? जैसे टमाटर आप ले लो या नींबू जैसा कोई फल ले लो। अब इसे काट कर आप जरा हथेली से दबा करके देखिए कि क्या आपके हाथ गीले होते हैं। बिल्कुल गीले होते हैं, तो इसका मतलब इसमें भी पानी है और काफ़ी मात्रा में है। आप तरबूज को देख लो ना, तरबूज में कितना पानी होता है, गन्ने में कितना पानी होता है। जब भी आपके घर कोई फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तो थोड़ा उसे केयरफुली वॉच करना है। आप देखोगे कि ऐसा करते समय कई ऐसे ताज़े फल या सब्जियां होते हैं जिसमें पानी की मात्रा होती है या नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि खाने की चीज़ों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से, इसी पानी से हो जाती है। लेकिन अगर पूर्ति नहीं होती तो हमें पानी अलग से पीना चाहिए और पीना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को जल के साथ पकाते हैं और पकाते समय उसमें जल डालते हैं। जैसे दाल पकाना है, चावल पकाना है या सब्जी ही पकाने की बात है तो बिना पानी के क्या हम उसे पका पाएंगे? नहीं पका पाएंगे, मुश्किल होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। अब हम उसकी बात करेंगे कि आखिर एक संतुलित आहार है क्या। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं, फूड कहते हैं, मील कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में ये सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, एक प्रॉपर रेशियो में होने चाहिए जितना हमारे शरीर को चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी न्यूट्रिएंट का होना या ज़रूरत से कम न्यूट्रिएंट का होना, दोनों ही स्थिति में हमारे लिए किसी न किसी तरह की दिक्कत होगी। और हमारे खाने में प्रॉपर क्वांटिटी में फाइबर भी मौजूद होना चाहिए और पानी भी जानना होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमारे खाना, हमारा वह आहार, हमारा वह भोजन जिसमें हमारे शरीर के हिसाब से प्रॉपर रेशियो में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, फाइबर हैं और पानी भी है, हम लोग उसे संतुलित आहार, बैलेंस डाइट कह सकते हैं। अच्छा बच्चों, क्या आप कभी सोचते हैं कि हर अलग अलग एज के लोगों को एक ही प्रकार के खाने की आवश्यकता होती है? नहीं, आप देखेंगे कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अलग चीज़ें चाहिए होती है। जो टीन एज के बच्चे होते हैं उन्हें अलग चीज़ चाहिए होती है, एडल्ट एज के लोगों को अलग चीज़ चाहिए और बुजुर्गों को भी अलग तरह का खाना होता है। छोटे बच्चों के बारे में आप ध्यान से देख करके सोचो तो उनके सारे न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति सिर्फ माँ के दूध से भी हो जाती है। तो है ना ये इंटरेस्टिंग बात। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारी उम्र क्या है और हमारे शारीरिक कार्य, हमारा फिजिकल एक्टिविटी किन किन चीज़ों में होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अगर आपके घर में 4 लोग रहते हैं और चारों का प्रोफेशन अलग अलग है तो हो सकता है कि हमें उनके प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए ये तय करना चाहिए कि किसके खाने की मात्रा में कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा होना चाहिए। जो लोग जैसे आपने कभी गौर किया है कि एक मजदूर क्या खाना खाता है? वो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करता है। आमतौर पर वो क्या खाना खाते हैं
और वे लोग जो मेंटल लेबर करते हैं, मानसिक श्रम करते हैं, उनका खाना कैसा होता है। तो हमें ये फिगर आउट करना होगा कि जो लोग मेंटल वर्क, मानसिक श्रम करते हैं और जो लोग फिजिकल लेबर करते हैं, इन दोनों के खाने में क्या क्या अंतर होना चाहिए। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, खमीर, उठा हुआ भोजन, आटे के बने व्यंजन, केला, पालक, सत्तू, गुड़ और ये सारी जो सब्जियां या इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति कम खर्च में भी संतुलित आहार खा सकता है, अगर उसको जानकारी है तब। आप अपने घर में जो भी खाद्य पदार्थ का भोजन करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करें कि आखिर उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। भोजन के व्यंजनों में सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं, जो भोजन करने के बाद आपको संतुष्टि के साथ साथ में स्फूर्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं, और तभी यह भोजन आपके लिए एक बैलेंस डाइट कहलाएगा। कम खर्च में संतुलित आहार युक्त भोजन के लिए अपने अपने क्षेत्र में मिलने वाले अन्न, फल, सब्जी, दूध जैसे खाद्य पदार्थों की आप एक सूची बना सकते हैं। अपने मित्रों से या सीनियर से चर्चा करके ये देख सकते हैं कि क्या उसमें सारे के सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही काफ़ी नहीं है, हमें अपने भोजन को सही तरीके से पकाना भी चाहिए, और इस तरीके से पकाना चाहिए कि उसमें जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं वो नष्ट ना हो जाएं। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो भोजन अधपका ना होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में भी हमारे डाइजेशन पर बुरा असर पड़ेगा। और ऐसा है कि बहुत सारे खाने की चीज़ें हैं जिसको अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा पका देते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों को छिलके में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स होते हैं। चावल और दालों को भी बार बार धोने से, मेरा मतलब है रगड़ करके धोने से, घर्षण करके धोने से, उसमें मौजूद कुछ विटामिन और कुछ मिनरल्स नष्ट हो सकते हैं। तो धोना तो चाहिए, लेकिन ध्यान से धोना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में ज़्यादा पानी का उपयोग करते हैं और उस पानी को हम बाद में फेंक देते हैं, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने पर विटामिन सी गर्मी से नष्ट हो जाता है। नींबू को अगर आपने गर्म कर दिया तो फिर विटामिन सी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए क्या ये ज़रूरी नहीं होगा कि हमें अपने आहार में फल को, कच्ची सब्जियों को शामिल करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने शरीर को सही मात्रा में पूरा न्यूट्रिशन दे सकें, हमारे शरीर को किसी पोषक तत्व की कमी महसूस ना हो। अब हम लोग जरा चर्चा करते हैं कुपोषण के बारे में। कुपोषण का मतलब है माल न्यूट्रिशन। आपके शरीर को सारे के सारे पोषक तत्वों की भरपाई नहीं हो पाना, नहीं मिल पाना। तो आप तो जान ही चुके हैं कि भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन होने चाहिए, होते हैं। लेकिन अगर इसमें से कोई एक न्यूट्रिएंट, कोई एक पोषक तत्व शरीर को ना मिले या लगातार कई दिनों तक कम मात्रा मिले, तो सोचो क्या होगा। डेफिनेटली यू विल बी सिक। आप बीमार हो सकते हो, आपको किसी तरह की बीमारी हो सकती है। अच्छा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक सूखा रोग होता है। यह रोग उन बच्चों में होता है जिसे बैलेंस डाइट नहीं मिलता, और अगर किसी बच्चे को भरपूर मात्रा में खाना नहीं मिलता, बहुत कम खाना मिलता है कई दिनों लगातार तक, तो ऐसे में उसे एक मरासमस नाम की बीमारी हो सकती है। तो कम भोजन पर मिलने वाले कौन कौन से पोषक तत्व बच्चे को कम मात्रा में मिलते होंगे। कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे बच्चा बहुत ही कमज़ोर और दुबला पतला हो सकता है। वो इतना दुबला पतला हो सकता है कि उसकी छाती की और पसलियों की हड्डियां दिखाई देने लगे। यदि किसी बच्चे को भोजन में अन्य सभी पोषक तत्व मिलें लेकिन केवल प्रोटीन कम मिले, तो क्या होगा। तो ऐसे में बच्चे की वृद्धि रुक जाएगी, उसके शरीर में मांसपेशियां नहीं बनेंगी, हड्डियां नहीं बढ़ेंगी। ऐसे में ये होगा कि बच्चे का पेट तो फूला हुआ दिखेगा, लेकिन उसके बाकी शरीर की ग्रोथ नहीं होगी। और
ऐसे में बच्चे को प्रोटीन की कमी से क्वाशीरियोरकर नाम की बीमारी हो सकती है। तो जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते तो इस स्थिति को हम लोग कुपोषण कहते हैं, माल न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास में ऐसा कोई बच्चा देखा है जो सूखा रोग से ग्रसित है या प्रोटीन की कमी से ग्रसित है? अगर दिखते हैं, अगर ऐसे कोई बच्चा दिखता है तो आप जरा सा उसके बारे में बैकग्राउंड डिटेल्स पता करें। आपको ये पता करना होगा कि क्या उस बच्चे को लगातार कितने समय से सही मात्रा में खाना मिल रहा है कि नहीं, उसके खाने में सारे के सारे पोषक तत्व होते हैं कि नहीं, उसके खाने में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है। और अगर आप सही से ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि उसके शरीर में ये बीमारी है, तो इसका मतलब इस पोषक तत्व की कमी हो रही है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं और हम लोगों ने पहले भी बात की है कि ये इनकी कमी से कई अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती है। कुछ छोटे बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उन्हें क्या दिक्कत आती है, उन्हें रात में दूसरों की तुलना में कम दिखाई देता है और इस बीमारी को हम लोग रतौंधी कह सकते हैं, वही कहते हैं। विटामिन ए की बहुत अधिक कमी होने से बच्चा हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। गाजर, पके टमाटर और पके पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। प्रायः पीले रंग के गूदेदार फलों में विटामिन ए पाया जाता है। अच्छा, अब बात है अति पोषण की। हम लोगों ने तो एक तो बात की माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की। अब बात है अति पोषण, मतलब किसी को खाना दिया जा रहा है लेकिन बहुत ही रिच डाइट दिया जा रहा है और उसकी वजह से उसको कई सारे पोषक तत्व उसकी ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि एक बच्ची है जमीला, उसने सोचा कि हर समय वसा युक्त भोजन करना सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक एनर्जी देगा। इसलिए उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा और इन सब से भरपूर खाना ही खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो बच्चों जरा सोच करके देखो कि क्या जमीला का सोचना सही है? नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाने से उसके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, उसे हानि हो सकती है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा होगी तो उससे ये होगा कि हम अत्यधिक मोटापे के शिकार हो सकते हैं। अच्छा, अब हम जरा देखते हैं कि ऐसे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो पर्टिकुलर किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी से हो सकती है। अब जैसे सोचो कि एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यह कमी अगर लंबे दिनों तक रहती है, लंबी अवधि तक रहती है, तो वह व्यक्ति उस अभाव से ग्रसित हो सकता है, उसे एक बीमारी हो सकती है। तो एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग और डिफेक्टिविटी, विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। और ऐसे रोग जो लंबी समय तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं, हम उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे रोग हो सकते हैं, जैसे उसके शरीर में वृद्धि रुक जाएगी, चेहरे पर सूजन हो सकता है, बालों का रंग हल्का हो सकता है, त्वचा से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, उसे पेचिश भी हो सकता है। और अगर कोई आदमी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय से नहीं रह रहे हैं, अनुपस्थित रह रहे हैं, मतलब उसके खाने में काफ़ी लंबे समय से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी रह रही है, तो आप समझो कि उसके शरीर की ग्रोथ, उसकी वृद्धि रुक जाएगी और ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला नजर आएगा। वो इतना दुर्बल हो सकता है कि उसे चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से अलग अलग रोग और विकृतियां होती हैं, जिसे अभी हम चर्चा करेंगे। अच्छा, तो इस प्रकार हम लोग ये देखते हैं कि बैलेंस डाइट लेने से इन सारी बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं जो बीमारियां किसी न्यूट्रिएंट की कमी से हो सकती है। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो सकती है, इसमें व्यक्ति को रात में कम दिखाई देता है। विटामिन बी की कमी से बेड़ी बेड़ी होता है, जिसमें मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, एनर्जी की कमी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी हो सकती है, लोगों के मसूड़ों से खून निकल सकता है, उसे अगर कोई छोटा मोटा घाव भी हो जाए तो उसे भरने में बहुत समय लगेगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी हो सकती है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं।
कैल्शियम की कमी से दांत कमजोर हो सकते हैं, हड्डी कमजोर हो सकते हैं। आयोडीन की कमी से घेघा बीमारी हो सकती है और उसमें गले की एक ग्रंथि फूल जाती है और बच्चों में थोड़ी सी मेंटल डिजेबिलिटी भी हो सकती है। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया, अल्प रक्तता की कमी हो जाती है और लोगों को कमजोरी होती है, वो चुस्ती फुर्ती ताकत महसूस नहीं करते। अच्छा बच्चों, अगर लोग खाना खाते ही हैं लेकिन वो कॉन्टेमिनेटेड हो, दूषित हो, प्रदूषित हो, उसमें किसी तरह के कीड़े मकोड़े या कहीं से इन्फेक्टेड कोई कीड़ा आकर के बैठ गया हो, उसमें कोई बैक्टीरिया आ गया हो, तो ऐसा खाना खाने से क्या होगा? हमने देखा है कि बहुत सारे घरों में खाना पकाने के बाद में उसे हम ढक करके रखते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। पीने का पानी भी ढक करके रखना चाहिए। माता पिता शिक्षक गंदे हाथों से खाने या खाद्य सामग्री को छूने और बाजार की खुली वस्तुओं को खाने से बिल्कुल मना करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? सब्जी बनाने से पहले लोग हाथ धोते हैं, भोजन बनाने से पहले भी लोग हाथ धोते हैं और भोजन बनाने वाले और रखने वाले स्थान की साफ सफाई रोज करते हैं सुबह शाम। ऐसा क्यों है? अगर ऐसा नहीं करें तो क्या होगा? अच्छा, आपने देखा है कि ठेले पर जो मिठाई वाला मिठाइयाँ बेचता है तो उसकी मिठाइयाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ बैठी होती हैं। अच्छा, और ये मक्खियाँ सिर्फ मिठाइयों पर ही बैठती हैं क्या? ये सड़कों पर भी बैठती हैं, कूड़े कचरों पर भी बैठती हैं, वो जानवरों के मल मूत्रों पर भी बैठती हैं। और अगर ये मक्खियाँ वहाँ बैठने के बाद में मिठाइयों पर आकर के बैठ जाए या आपके खाने की चीज़ों पर आकर के बैठ जाए तो उसमें कई सारे कीटाणु आपके खाने की चीज़ों में हो सकते हैं और इस तरह का खाना खाने से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो क्या आप 2 दिन पहले बना भात खाएंगे? 2 दिन पहले बना दाल रोटी सब्जी खाना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रदूषित हो चुका है, वो उसमें एक खट्टापन नजर आएगा, उसमें कुछ बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं, उसमें दुर्गंध आ सकती है, वो खाने के योग्य नहीं है, उसमें खमीर उठ जाता है जिसे हम लोग हिंदी में किण्वन कहते हैं। लेकिन कुछ खाने की चीज़ों के लिए किण्वन फर्मेंटेशन जरूरी होता है, जैसे कि जलेबी है, भटूरा है, मालपुआ है, इडली है, डोसा है, पाव रोटी है। तो कई सारे खाने की चीज़ें ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा गर्मी होने के कारण ये किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है, और इसलिए गर्मी के दिनों में पका हुआ भोजन जल्दी खराब हो जाता है। और अगर हम गर्मी के दिनों में पके हुए भोजन को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम इसे कैसे रखेंगे? हम इसे फ्रिज में रख सकते हैं। भोजन के दूषित होने का एक और कारण है, वो है पॉल्यूटेड वाटर, दूषित जल। अगर हम गंदा पानी इस्तेमाल करेंगे तो हमारा खाना दूषित हो सकता है, जिससे हमें डायरिया जैसी बीमारी हो सकती है, हैजा हो सकता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि वर्षा के दिनों के बाद, बाढ़ के बाद बहुत सारे अलग अलग तरह की पानी से संबंधित बीमारियां होती हैं और उस मौसम में हमें खास ख्याल रखना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ें खाएं, कौन सी चीज़ें ना खाएं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्षा और बाढ़ के दिनों में कुएं, तालाब, नदी, नाले आदि भर जाते हैं और मैदान, खेत और बाकी जगहों से भी गंदा पानी बह करके इनमें आ जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से आज मैंने जो चैप्टर डिस्कस किया उसका नाम क्या था कि खाने की चीज़। हमारे चैप्टर का नाम था कि ये भोजन आता कहाँ से है, भोजन में क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम खाने की कैटेगरी में रख सकते हैं, गिन सकते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में कुछ नए शब्द हैं वो देख लेते हैं। पहला है पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट। प्रोटीन को तो प्रोटीन ही कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं इंग्लिश में। वसा के लिए मैंने फैट कहा था ना। रतौंधी, उसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, बेरी बेरी अंग्रेजी नाम ही है, स्कर्वी भी अंग्रेजी नाम है, रिकट्स भी अंग्रेजी नाम है। घेघा को हम लोग गोइटर बीमारी भी कहते हैं और अल्प रक्तता, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। क्वाशिरियोरकर, ये तो अंग्रेजी का ही नाम है। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने आज आपका साइंस का दूसरा चैप्टर अभी डिस्कस करके ख़त्म किया, जिसका नाम है भोजन में क्या क्या आता है। जल्दी ही हम लोग एक नए लेक्चर सेशन में मिलेंगे और इस चैप्टर के फॉलो अप सेशन में भी मिलेंगे, जिसमें मैं आप सबकी हेल्प करूंगा कि हाउ कैन यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। आप इन सारे सवालों के जवाब कैसे दे सकते हो, नोट्स कैसे बना सकते हो।
तब तक आप मेरे चैनल का नाम याद रखो, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो, ज़रूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, आप अपना ख्याल रखें, हम लोग जल्दी फिर मिलते हैं।